क्लास में हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में बात करेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमारे सिलेबस के पार्ट बी में है। इसमें उन्होंने स्पेशली दो सन का भी वर्णन किया है, 2 ईयर्स का, 1940 एंड 1945। तो ये 2 ईयर हैं जहाँ पर इनका निर्माण हुआ और इसमें एक्ट या रूल का एडिशन हुआ। तो इसे हम आज अपनी क्लास में देखेंगे। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस ईरा है, जब आज़ादी नहीं हुई थी देश में, तब जो मेडिसिन ब्रिटिश यूज़ करते थे इंडियन सिटीजन की ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे उनको पुअर हेल्थ केयर मिलता था। यानी वो जो कम इफ़ेक्ट करती हैं उन मेडिसिन का यूज़ करते थे या फिर एक्सपायरी मेडिसिन का यूज़ करते थे, क्योंकि उस समय मेडिसिन के यूज़ और उसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था। तो ये एक कारण था मेन, जिसके कारण हमको एक नियम की ज़रूरत बनी, क्योंकि ये जो मेडिसिन का मिस रूल था, यानी जो मिस यूज़ बोल सकते हैं, इसे ड्रग इंक्वायरी कमेटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑब्जर्व किया और इसके बारे में उन्होंने इंडियन मेडिकल गैजेट में एक 1920 और 30 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके ऊपर ही मेन एक्शन लेते हुए कुछ बिल पास हुए, जिसके अकॉर्डिंग 1937 में जो ड्रग बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे जो मेडिसिन होते हैं उसके आयात और निर्यात पर नियम बनाए गए। उसके ही आधार पर 1940 में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट बना और 1945 में इस एक्ट के अंतर्गत नियमों का समावेश किया गया। इसीलिए जब भी हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं तो इसमें हम 2 ईयर के बारे में पढ़ते हैं, एक तो 1940 और दूसरा 1945। 1940 में ये एक्ट का फ्रेम बना, ठीक है, कि हमें ऐसा नियम बनाना है, और उसके बाद इसके जो रूल और रेगुलेशन है वो इसके अंतर्गत 1945 में आए। 1940 में इंट्रोडक्शन था, 1945 में इसमें रूल और रेगुलेशन ऐड हुए। तो ये ईयर बाय ईयर इसको अगर हम देखते जाएं तो इसमें अमेंडमेंट मतलब कि संशोधन, जैसे कि कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो हर एडिशन में उसमें कुछ नई जानकारी ऐड होते जाती है। उसी प्रकार से इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी समय समय पर संशोधन या अमेंडमेंट किए गए, जिससे इसमें नए रूल और रेगुलेशन को ऐड किया गया और कुछ रूल और रेगुलेशन को यहाँ पर हटाया गया। तो इसका जो पहला अमेंडमेंट था वो 1955 में किया गया। इसके बाद इसका जो अमेंडमेंट है, इसमें नॉर्मली आयुर्वेद का वर्णन नहीं था। आयुर्वेद का वर्णन जो है इसमें बाद में किया गया, जब 1964 में इसको अमेंडमेंट किया गया। उस समय इसमें बोला जाए तो आयुर्वेद की मेडिसिन को भी ऐड किया गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट ईयर बाय ईयर होते गए। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इस एक्ट का नाम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर दो शब्द पढ़ रहे हैं, एक तो ड्रग और दूसरा कॉस्मेटिक। अगर ड्रग की बात की जाए तो हम पढ़ रहे हैं आयुष के पर्पज से, यानी आयुर्वेदिक ड्रग के पर्पज से। तो हम डेफिनेशन देखते हैं ड्रग की। तो ड्रग के अंदर चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद है, उन सारे मेडिसिन को रखा जाता है जिनका इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए या प्रिवेंशन के पर्पज से, चाहे वो ह्यूमन में हो या एनिमल में। तो नॉर्मली आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि ड्रग का मतलब क्या है, तो ये वो मटेरियल या वो मेडिसिन होती हैं या वो मटेरियल होता है जिसका उपयोग हम इंटरनल या एक्सटर्नली किसी ह्यूमन या एनिमल में उस पर उत्पन्न हुए रोगों को पता लगाने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको समन करने के लिए या उसको रोकने के लिए करते हैं। तो सेम आयुष की मेडिसिन के लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई होती है। तो ये है ड्रग जिसका यूज़ हम सिर्फ डिजीज़ की कंडीशन में करते हैं। यही चीज़ अगर कॉस्मेटिक की बात करें तो कॉस्मेटिक का हम बोल सकते हैं कि हम डिजीज़ के बिना भी यूज़ करते हैं। तो कॉस्मेटिक की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनी आर्टिकल या कोई भी ऐसा सामान्य जिसको हम रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल और स्प्रे, यानी कॉस्मेटिक नॉर्मली हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम इसको रब्ड या रगड़ करके, पोर्ड यानी कि डाल करके, स्प्रिंकल यानी छिड़क करके, स्प्रे करके
इन सारे द्वारा हम इंट्रोड्यूस करके या अप्लाई करके ह्यूमन की बॉडी को या उसके किसी एक पार्ट को साफ करते हैं, या फिर उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, या उसके आकर्षण को बढ़ाते हैं, या उसके लुक को चेंज करते हैं। इन सारे पर्पस से अगर हम किसी पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उसे हम कॉस्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसमें 5 चैप्टर हैं, 38 सेक्शन है, 2 शेड्यूल हैं। इस शेड्यूल में 35 A to Y इसमें शेड्यूल हैं। इसके अलावा इसमें 1 to 19 इसमें पार्ट्स प्रेजेंट हैं। अगर इनके चैप्टर की बात की जाए तो इसमें शुरू से ही 1940 की बात करें तो इसमें 5 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन का चैप्टर, जहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है या हर चीज़ की डेफिनेशन को बताया गया है। ड्रग की डेफिनेशन, कॉस्मेटिक की डेफिनेशन, इंपोर्ट की डेफिनेशन, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन। अगर सेकेंड चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में नॉर्मली उस बोर्ड, लेबोरेटरी या कमिटी का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा हम कौन सी ड्रग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ड्रग कैसी सही होती है, कैसी नहीं होती, ड्रग की अगर हमको टेस्टिंग करनी है तो कौन से लैब में करना चाहिए, कौन सी कमिटी है जो ये सब डिसाइड करेगी। तीसरा जो चैप्टर है इसमें हम इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हमें कैसे जो मेडिसिन होता है उसको मंगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किन मेडिसिन को हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। चौथा जो चैप्टर है ये ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को, सेल को और डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो पहले ये जो चौथा चैप्टर था सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता था। बाद में जब इसमें अमेंडेंट किया गया तो इसमें एक चैप्टर का एक पार्ट जोड़ा गया 4th A, और इस 4th A में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी ड्रग से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन का वर्णन हमको मिलता है। पांचवा जो चैप्टर है वो है मिज़ेलियस चैप्टर। यहाँ पर आपको जितने भी ये 4 चैप्टर हैं इनसे संबंधित जो रिलेटेड मैटर है उनका कंटेंट मिलता है। अगर शेड्यूल की बात की जाए तो हमने देखा कि 35 शेड्यूल का वर्णन मिलता है A to Y। ठीक है, अल्फ़ाबेट A से चालू होकर के अल्फ़ाबेट Y तक हमको शेड्यूल का वर्णन मिलता है। तो जैसे हर जो शेड्यूल है ABCD उसके बारे में अलग अलग जो चैप्टर है उसमें अलग अलग वर्णन मिलता है। तो इस हमको सारे शेड्यूल जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही शेड्यूल हैं जिनके बारे में हम को जानकारी रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है शेड्यूल ई, तो शेड्यूल ई जो होता है इसमें उन मेडिसिन की लिस्ट होती है जिनमें पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है। हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं कि किन किन औषधियों में विष द्रव्य पाया जाता है, और जब हम उनका आयुष मेडिसिन में यूज़ करें तो उनकी क्वांटिटी का और उनकी मात्रा का, जब हम डोज दे रहे हैं तो उसके बारे में ध्यान रहे। तो शेड्यूल ई आपको पता रहना चाहिए कि इसके अंतर्गत लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस है। इसके बाद जो शेड्यूल हमारे जानने योग्य है वो है शेड्यूल एम। कभी कभी आपके क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ देता है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन है शेड्यूल एम और शेड्यूल टी से पूछा जाता है। तो शेड्यूल एम जो है ये जीएमपी को इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली आपसे जब एग्ज़ाम में शेड्यूल एम पूछा जाता है तो वहाँ पर आप जीएमपी में जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट और इक्विपमेंट लगता है, जो आपका जीएमपी का फर्स्ट पार्ट है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट जो जानना जरूरी है वो है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई जो होता है यहाँ पर हम क्लिनिकल ट्रायल का बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम कोई मेडिसिन, आप लोगों ने देखा है कि अभी जितनी भी वैक्सीन आए हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा फेज़ 3 के पहले या फेज़ 3 कंप्लीट होने के बाद ही उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया, फेज़ 4 नहीं होने दिया। तो जब भी हम कोई मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करते हैं उससे पहले हम उसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रोनिक टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो होता है ये क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। तो इसको शेड्यूल वाई के अंतर्गत लिया गया है। अगर इसमें एक शेड्यूल छूट रहा है, शेड्यूल टी। अगर आपके एग्ज़ाम में शेड्यूल टी आता है तो शेड्यूल टी में भी हम जीएमपी के बारे में लिखते हैं। तो शेड्यूल
ई पॉइजनस सब्सटेंस को बताता है, शेड्यूल एम और शेड्यूल टी जीएमपी को इंडिकेट करता है, और शेड्यूल वाई जो है ये क्लिनिकल ट्रायल को इंडिकेट करता है। इसके बाद अगर शेड्यूल टू द एक्ट बोला जाए तो दो शेड्यूल हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें आयुर्वेदिक और सिद्ध की बुक्स का नाम दिया गया है, जिसके योगों का हम यूज़ करते हैं। मेडिसिन अगर हमको कोई बनानी है और हम कौन सी बुक प्रिफ़र करें, तो हम फर्स्ट शेड्यूल में जिन बुक्स का नाम दिया गया है उन्हीं बुक की हेल्प से हम मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर सेकंड शेड्यूल की बात की जाए तो सेकंड शेड्यूल में किसी भी मेडिसिन को आयात करने के लिए, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर किसी और मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग सेल के लिए, सोल के लिए, उसको स्टॉक में रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उनका वर्णन किया गया है। अगर हम देखें कि क्लॉज ऑफ ड्रग प्रोहिबिटिव टू सेल, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम किसी भी मेडिसिन को सेल नहीं कर सकते। जब हम मेडिसिन को सेल करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की मेडिसिन को सेल नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मिस ब्रांडेज, स्पूरियस, एडल्ट्रेड एंड ड्रग्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो ये जो 3 शब्द हैं ये स्पेसिफिकली आप जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं तो आपसे पूछे जाते हैं, इवन वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं। मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेट ड्रग, तो ये इस तरह के जो ड्रग होते हैं उनकी सेल को हमको रोकना चाहिए। इसके अलावा जो पेटेंट और प्रोप्रिएटरी ड्रग होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, जिनका फॉर्मूला हमें नहीं पता होता है, ऐसी मेडिसिन को भी हमको नहीं सेल करना चाहिए। जो शेड्यूल जे में ड्रग आते हैं, तो शेड्यूल जे में वो ड्रग आते हैं जो ऐसे डिजीज़ के लिए हैं जिसको हम जो रेयरली पाए जाते हैं और जिनके ट्रीटमेंट का हम क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सपायर मेडिसिन हम नहीं बेच सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम की मेडिसिन होती हैं उन्हें नहीं बेच सकते, और फिजिशियन सैंपल है उसको आप नहीं बेच सकते। जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टर की टेबल पे जो सैंपल वाले ड्रग रखे रहते हैं उसमें नॉट टू सोल्ड लिखा रहता है, यानी ये बेचने के लिए नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके अंतर अगर हमारी मेडिसिन आती है तो हम इसे नहीं बेच सकते। तो अगर इनको हम गौर करें, मैंने कहा 3 जो मेडिसिन के पार्ट हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, एडल्ट्रेट, स्पूरियस, मिस ब्रांडेड। तो सबसे पहले देखते हैं एडल्ट्रेट। तो एडल्ट्रेट आप लोग नाम से समझ रहे हैं कि जिनमें मिलावट पाया जाता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि जिस भी मेडिसिन को हम बेच रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं, उस मेडिसिन में अगर कोई फिल्थी, प्यूट्रिड और डीकम्पोज यानी सड़ा गला हुआ या ख़राब हुआ कोई पार्ट मिला हुआ है मेडिसिन का, जैसे एक मेडिसिन में बहुत सारे ड्रग मिले होते हैं, तो अगर कोई सा भी ड्रग उसमें से ख़राब हो गया है, सड़ गया है या उसमें फंगस लग गए हैं, तो उसका हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी मेडिसिन एडल्ट्रेट ड्रग है। अगर हम जो मेडिसिन बना रहे हैं, बनाते समय हमने सावधानी रखी है, लेकिन जब हम उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं तो हम इनसैनिटरी कंडीशन, यानी वहाँ पर गंदगी फैली हुई है, हम सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हम पैकिंग करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती है। इसीलिए पैकेजिंग या कंटेनर के कारण भी ये एडल्ट्रेट ड्रग कहलाती है। तीसरा, अगर हमारी जो मेडिसिन है जिसको हम जिस कंटेनर में डाल रहे हैं वो किसी पॉइजनस मटेरियल से बनी हुई है या फिर ऐसा मटेरियल जो उसके संपर्क के कारण ख़राब हो जाएगा या हमारी मेडिसिन को ख़राब कर देगा, तो उसे एडल्ट्रेट ड्रग कहते हैं। इसके अलावा अगर हमारी मेडिसिन में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में है कि वो हमारे हेल्थ को इंजूर करे, तो उसे एडल्ट्रेट ड्रग कहते हैं। इसके अलावा अगर स्पूरियस ड्रग की बात की जाए, तो स्पूरियस ड्रग अगर कहा जाए तो जब हम किसी भी मेडिसिन को किसी और ड्रग के नाम पर अगर हम बेचते हैं, किसी और ड्रग के नाम पर, तो उसे हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं। हर जो ड्रग होता है उसके अंतर्गत
या उसके अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूट डला है और हम ये चीज़ एक्सपोज नहीं कर रहे हैं कि इसमें वो मेन ड्रग ना डल के कोई दूसरा ड्रग डला हुआ है, जैसे किसी में केसर डला है बोल करके हम उसमें केसर ना प्रेजेंट हो और हम उसको बेच रहे हैं, तो इसको स्पूरियस ड्रग बोलेंगे। इवन अगर हम कंटेनर में किसी भी कंपनी का नाम दिखा रहे हैं या किसी दवा का नाम दिखा रहे हैं और अंदर वो सामान नहीं है, तो इसको स्पूरियस ड्रग कहते हैं। या फिर हम किसी ऐसी कंपनी का नाम दे रहे हैं जो कि फिक्सिशियस है या काल्पनिक है, तो उसे हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट, मिस ब्रांडेड ड्रग, जैसा इसके नाम से है कि जिस ब्रांड की वो दवा नहीं है उस ब्रांड की बना करके उसको अगर हम शो करते हैं तो इसे मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें ज़्यादा कलर डाल रहे हैं, ज़्यादा पॉलिश कर रहे हैं, ज़्यादा कोटिंग कर रहे हैं ताकि उसका डैमेज जो है वो छुप जाए और वो अट्रैक्टिव हो जाए, और हम किसी की थ्योरेपेटिक वैल्यू ज़्यादा बता रहे हैं कि इसको आप एक बार खाएंगे और ठीक हो जाएंगे ऐसा, तो इसको मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी का लेबल जो होता है, आप लोग देखते होंगे हर ड्रग के लेबल में कुछ पॉइंट मेंशन होते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम। तो ये सारी चीज़ें एक लेबल जो होता है उसका एक फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्म में लेबल छपना चाहिए। अगर वैसा लेबल नहीं छपा है तो भी हमारी ड्रग मिस ब्रांडेड है। नेक्स्ट है पेटेंट या प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। तो नॉर्मली पेटेंट का मतलब ये होता है कि हम जो मेडिसिन बना रहे हैं उसका वर्णन आयुर्वेद संहिता में किया गया है, लेकिन हमने उसके फॉर्मुलेशन में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो कि उसमें पहले वर्णित नहीं किए गए थे। यानी पेटेंट का मतलब होता है जिसकी कोई पहला कोई व्यक्ति उसकी खोज करता है और उसको प्रदान करने की विधि देता है। वो ड्रग पहले से ही मेंशन होता है, लेकिन उसको जो देने का तरीका है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, तो इसको पेटेंट ड्रग कहा जाता है। ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पीसीएम, अलग अलग सारे ड्रग के अगर हम अंदर की बात की जाए तो उसको जेनेरिक मेडिसिन अगर आप लेने जाएंगे तो आपको पैरासीटामोल ही देगा, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको उसी पीसीएम के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम मिलेंगे। तो जब ब्रांड उस चीज़ को ले लेता है तो वो पेटेंट कहलाता है और बेसिकली वो पीसीएम ही रहता है। तो ये पेटेंट या प्रोप्रिएटरी मेडिसिन है। तो नॉर्मली अगर हमने देखा कि मिस ब्रांडेड या स्पूरियस ड्रग अगर कोई बेच रहा है तो उसके ऊपर उस पर बैन है, लेकिन अगर कोई बेच रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सरकार ने पेनल्टी डिसाइड की है। तो अगर कोई व्यक्ति एडल्ट्रेट ड्रग, स्पूरियस ड्रग या कोई ऐसी ड्रग बेच रहा है जो ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्क कॉज कर रही है या एनिमल के लिए रिस्क कॉज कर रही है, या कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं पाई जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है पहली बार में। अगर सेम अपराध वो दूसरी बार करता है तो उसको 5 साल की सज़ा और 1,000 रुपये का फाइन लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति ऊपर जो हमने प्रोविज़न पढ़ा है उनको तोड़ता है तो उसको 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना लगता है पहली बार में, और दूसरी बार में 1 साल की सज़ा और 1,000 रुपये जुर्माना लगता है। नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी स्पूरियस मेडिसिन बना रही है तो उसको 1 से 3 साल की सज़ा मिलती है और 5,000 रुपये जुर्माना होता है। उसी अपराध को दोबारा करने पर उसे 2 से 6 साल की सज़ा मिलती है, 10,000 रुपये फाइन होता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एडल्ट्रेट ड्रग मिला रहा है, एडल्ट्रेशन कर रहा है, तो उसे 1 साल की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना लगता है, और दोबारा वही अपराध करने पे 2 साल की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना लगता है। अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना लगता है। अगर सेम अपराध वो दोबारा करता है तो उसे 6 साल की सज़ा और 1,000 रुपये का फाइन लगता है। तो इस तरह से ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है वो आपके लिए इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि कौन सी मेडिसिन में एडल्ट्रेशन है, कौन सी मिस ब्रांडेड है, कौन सी स्पूरियस मेडिसिन है, और आप अगर इनको बना रहे हैं या इस तरह के कार्य में हैं तो आपको क्या क्या पेनल्टी लग सकती है, या कहीं आप अगर ये कार्य ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उसे किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपके लिए एक ज़रूरी चैप्टर है जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।